नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। विपक्षी पार्टियां बिहार से झारखंड तक, महाराष्ट्र से तमिलनाडु तक हर जगह पर यह आरोप लगा रही है कि मोदी सरकार ईडी का, आईटी का, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। जब मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, यही बात बोल रहे थे। जब केरल में वो अपने कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से बात कर रहे हैं, तो यही बात दोहरा रहे हैं। वहां पर वो कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ नहीं बोलते, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर सरकार में है, बोलना तो उसके खिलाफ चाहिए, बोलते नहीं। सिर्फ बात करते हैं कि यहां पर ईडी, सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है, नेताओं के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, विपक्षी पार्टी के। लेकिन ये इतनी बड़ी खबर आई है, करोड़ों अरबों रुपया जब्त किए जा रहे हैं विदेशी कंपनियों में। जो भारत के धन कुबेर हैं, सुपर रिच, इन लोगों के खाते सील किए जा रहे हैं, उस पर कब्जा किया जा रहा है, जब्त की जा रही है। जब ईडी इन लोगों को समन भेज रहे हैं, इनके प्रीमाइसेस पर छापेमारी चल रही है, सर्च किया जा रहा है, तो ये लोग चुप हैं, क्योंकि इनको इन्हीं लोगों से, जो ऑफशोर कंपनियों में पैसा लगाए हुए हैं, जो ब्लैक मनी रखे हुए हैं, उन लोगों से चंदा मिलता है। ये ब्लैक का चंदा इन्हीं लोगों के खाते में जाता है। इसलिए अगर ऐसी बातें करेंगे तो इसका मतलब है कि लोगों को पता चल जाएगा कि मोदी सरकार वायसनेस के साथ पॉलिटिकल लीडर्स के खिलाफ नहीं है, वो उन भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ है जो कि इतने दिनों तक करोड़ों रुपया डकारते रहे, सरकार उनके पक्ष में रही, केंद्रीय एजेंसियों का उस समय दुरुपयोग किया जाता रहा और ये लोग बाहर घूमते रहे, अय्याशी करते रहे। क्योंकि अभी जो पेंडोरा पेपर्स लीक मामले में जो ईडी की कार्रवाई के बारे में रिपोर्ट आई है, उसके बारे में मीडिया में सन्नाटा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा, क्योंकि ये तो मोदी सरकार के पक्ष में खबर है। इन लोगों ने जिस तरीके से 2021 में एक पेंडोरा पेपर लीक्स आया था, जिसमें 14 ऑफशोर प्रोवाइडर्स कंट्री, यानी कि ऑफशोर कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड करने वाले 14 देशों के 29,000 ऑफशोर कंपनियों के ऊपर ये रिपोर्ट आए थे, जिसमें भारत के 482 धन कुबेरों के बारे में चर्चा की गई थी कि इन लोगों ने विदेशों में पैसे रखे हैं। इसमें नाम बड़े बड़े लोगों का है, अनिल अंबानी से सचिन तेंदुलकर तक का नाम है, अमिताभ बच्चन का भी नाम है। सबके खिलाफ जांच चल रही है। बधावन बंधु भी है तो नीरा राडिया भी है, गौतम सिंघानिया भी है तो वकुल नाथ भी है, कमलनाथ का बेटा। इसमें ऐसे नाम हैं जिसको सुनकर लोगों के जुबान पर यह सामने आ जाएगा कि ये भी ऐसा काम करता है, जिसके पास हिंदुस्तान में ही सैकड़ों हजारों करोड़ की संपत्ति है, वो टैक्स बचाता है। वो टैक्स ही नहीं बचाता, वो विदेशों में टैक्स हेवन कंट्री में कंपनियां खोलकर करोड़ों की हेराफेरी करता है, वो फंड डाइवर्ट करता है। ये ऐसे लोग हैं क्योंकि उनके खिलाफ साइलेंटली ईडी काम कर रही है। और ये स्टेटस रिपोर्ट है ईडी की, जिसमें बताया गया है कि पेंडोरा पेपर लीक्स मामला, जो कि 2021 में सामने आया था, इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ये 150 से ज्यादा मीडिया संस्थानों ने मिलकर बनाया, जिसमें दुनिया भर के करप्शन के लिए वो लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद अलग अलग देशों में अपने मीडिया पार्टनर के साथ मिलकर इसको रिवील करते हैं, इसका खुलासा करते हैं। और ये 2021 में मामला आया था, जिसे कहा गया पेंडोरा पेपर लीक्स। और इसके बाद भारत में भी इस रिपोर्ट को छापा गया था, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस इसका पार्टनर है। इंडियन एक्सप्रेस ने ये जो इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में पार्टनर है, और इसमें 11.9 मिलियन सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स की जांच की गई थी। और उस जांच से पता चला कि यहां पर 482 लोग हैं जो कि ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। इसमें बड़े बड़े क्रिकेटर, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी और कई नेताओं का नाम भी आया था।
और 29,000 ऐसी कंपनियां थी जिसमें इन लोगों की कहीं न कहीं भूमिका थी अपने पैसे की हेराफेरी के। उसके बाद सरकार ने जांच के आदेश दिए। अब जब 1,19,00,000 सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हैं तो इसकी जांच तो 4 दिन में नहीं होगी, लेकिन इसकी जांच के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और आरबीआई दोनों जगह पर ईडी ने निर्देश जारी किया कि आप इसके बारे में हमें जो जानकारी उपलब्ध है वो दीजिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया, उसने इसके लिए एक निर्देश जारी किया फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को कि आपके पास जो जानकारी है वो हमें प्रोवाइड कीजिए। और जब ये लगा कि ये सारे जो एजेंसियां हैं उसको कोऑर्डिनेट करना चाहिए तो एक मल्टी एजेंसी ग्रुप MOG बनाया गया। तो मल्टी एजेंसी ग्रुप ने इन सारे मामलों को देखा, जहां जहां से इनपुट आता उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे रखा जाता और फिर उसके बाद उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता। और इसके बाद धीरे धीरे एक एक नाम जो इसमें शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी शुरू हो गई। इसमें एक बड़ा नाम अनिल अंबानी का भी था। अनिल अंबानी जो अभी पस्त बिजनेसमैन हैं, जिनके पास हाथों में इन करप्शन के कारण ही कुछ नहीं बचा, बहुत कम बचा है। आज वो दिवालिया घोषित होने के कगार पर बने हुए हैं। उनके खिलाफ ये जो चार्जेस हैं कि उनके 18 ऐसे कंपनियां हैं जिसको ऑफशोर कंपनी कहा जा सकता है। इस समय को देखिए, ये 2007 से 10 तक की बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आरोप लगाने वाली ये कांग्रेस पार्टी के नेता बार बार कहते हैं अडानी अंबानी को मोदी सरकार प्रोटेक्ट कर रही है। 2007 से 10 के बीच अनिल अंबानी ने $13 बिलियन ऑफशोर कंपनियों में या तो बोरो किए यानी लोन लिए या फिर उसको इन्वेस्ट किया था। उन सब की जांच चली, कई कंपनियों को सील कर दिया गया, अकाउंट ब्लॉक कर दिए गए हैं और इन्वेस्टिगेशन जारी है। 9 घंटे तक अनिल अंबानी से ईडी की टीम ने पूछताछ की। यह खबर नहीं छपेगी क्योंकि यह तो बिजनेसमैन की खबर है। अगर अरविंद केजरीवाल को समन जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में हंगामा खड़ा कर दिया जाएगा। कांग्रेस से लेकर सारी विपक्षी पार्टियां कहेगी बदले की कार्रवाई है। अगर हेमंत सोरेन को जाएगा, हेमंत सोरेन से पूछताछ होगी, हंगामा खड़ा होगा। लेकिन इन खबरों को कोई नहीं दिखाता। अनिल अंबानी से पूछताछ हुई है, उनके कई बैंक खाते सीज किए गए हैं। समन तो सचिन तेंदुलकर के घर भी गया है और इनका भी नाम उसमें शामिल है कि इन्होंने अपने पैसे विदेशों में भेजे। ब्लैक मनी का कारोबार इनके नाम से भी है, फर्जीवाड़ा इनका भी है। ऑफशोर कंपनियों में टैक्स हेवन कंट्री के अंदर इन्होंने भी इन्वेस्ट कर रखा है अपने पैसे। उसके बाद बधावन ब्रदर्स, कपिल बधावन, धीरज बधावन, HDFC बैंक का ये 34,000 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला इनके ऊपर है और इस मामले में वो फंसे हुए हैं, अभी जेल के अंदर हैं। कुछ समय पहले इनको हाई कोर्ट से बेल दे दी गई थी और इन्होंने क्या सेटिंग किया वो वकील, जज और इनके बीच की बात है। लेकिन ये CBI ने इनके खिलाफ जांच जो की थी उसको मामला लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। ईडी भी उनके साथ थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जब बात चली तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 24 जनवरी को यह कह दिया कि नहीं नहीं, ये जो बेल इनको नहीं दिया जा सकता, गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया था हाई कोर्ट में, इसलिए इन दोनों को बेल दे दिया गया। कपिल बधावन और धीरज बधावन ये दोनों है जो 34,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड में फंसा हुआ है। इन लोगों ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पैसे को डाइवर्ट किया। ये ऐसे ही करते हैं, ये पैसा है इस कंपनी का, इस बैंक का, और उसको अपने निजी कंपनियों में शेयर होल्डर का पैसा हो, निजी कंपनियों में, सेल कंपनियों जो कि विदेशों में रजिस्टर्ड होता है, वहां पर पैसा डाइवर्ट कर देते हैं और इधर दिवालिया हो गया। बैंक का फ्रॉड हुआ, बैंक से लोन लिया था, अब बैंक उसको जब्त कैसे करेगी जब उस कंपनी के पास प्रॉपर्टी ही उतनी नहीं है। यह दिवालिया घोषित करने का नया तरीका था। इसमें नाम नीरा राडिया का भी है। राडिया का नाम सब लोग जानते हैं, भूल चुके होंगे, क्योंकि राडिया टेप से ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाला सामने आया था। यह ए रजा फंसा था कि कैसे एक कारपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया
कारपोरेट लॉबिस्ट थी, इनके पास अपना कुछ नहीं था। शुरुआती दौर से ये कारपोरेट घराने और पॉलिटिशियन के बीच साठगांठ करवाती थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिलवाती थी। समय किसका था? समय तो यूपीए 1 यूपीए 2 का ही था। उससे पहले भी सरकारें ऐसी ही थी और इसके कारण नीरा राडिया धीरे धीरे इतना पैसा कमा ले कि एयर बस करके उन्होंने अपना एयरलाइंस तक निकालना शुरू कर दिया, प्रोजेक्ट लाया, लेकिन समय रहते फंस चुकी और उसके बाद ये जो विदेशों में पैसा जमा करके रखी है वो भी सील होने वाला है। गौतम सिंघानिया, ये सिंघानिया ऐसा नाम है कि हर एक 2-4 फिल्मों के बाद किसी करोड़पति अरबपति के नाम के आगे सिंघानिया जुड़ा रहता है। रेमंड्स ग्रुप के मालिक, इनके खिलाफ भी जांच हो रही है, इनके खाते भी सील किए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिंघानिया साहब इतने बड़े अरबपति करोड़पति हैं तो उनको बख्श दिया जाएगा। इन सारे लोगों का नाम है, नाम तो बकुल नाथ का भी है। बकुल नाथ का नाम लोग कम जानते हैं, नकुल नाथ को सब जानते हैं, क्योंकि नकुल नाथ कमलनाथ के जो बेटे हैं वो अभी सांसद हैं, लेकिन बकुल नाथ को पॉलिटिक्स में नहीं लाया। कमलनाथ ने सोचा कि जिस तरीके से एक बेटा पॉलिटिक्स में रहेगा, दूसरा उसके लिए संसाधन जुटाने वाली भूमिका में भी रहे। बकुल नाथ बिजनेस करता है और रतुल पुरी जो उसका पारिवारिक संबंधी लगता है, इन लोगों के माध्यम से इसका भी नाम सामने आया है कि बकुल नाथ की भी प्रॉपर्टी है और ये भी कंपनियों के साथ हेराफेरी करता है। कमलनाथ ऐसे ही कांग्रेस के लिए मध्य प्रदेश में फिनांसर नहीं बन जाते, करोड़ों अरबों रुपया चुनावी फंड नहीं जुटाते। यही कारण है कि पिछली बार भी जब मुख्यमंत्री की बात आई थी, राहुल गांधी को सबसे पहला नाम दिखा कमलनाथ का। अभी 80 साल के ज्यादा उम्र में भी नेतृत्व इस बार कांग्रेस की तरफ से मध्य प्रदेश चुनाव में वही कर रहे थे, उनके अलावा किसी और का नाम सामने आया ही नहीं। और वजह यह है कि वो करोड़ों करोड़ रुपया कांग्रेस के ब्लैक मनी से खर्च करवाते हैं, फंड रेज करते हैं और उनका काम भी फर्जीवाड़ा का है। ऐसे कई नाम हैं, 482 नाम हैं। ये लिस्ट इतनी लंबी है, सबका नाम लिया नहीं जा सकता, लेकिन इन सब के खिलाफ जांच हो रही है और पॉलिटिकल जो राजनीतिक सियासी गलियारा है उसमें सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी विपक्षी पार्टी का नेता ये नहीं कह रहा कि देखिए ये सैकड़ों लोगों के खिलाफ अरबों करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त हो रही है, हेराफेरी की जांच हो रही है, लेकिन जब एक किसी पॉलिटिशियन के खिलाफ हो तो ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि सरकार बदले की भावना से ग्रसित है, हमारे खिलाफ काम कर रही है। मतलब सरकार बदला ले रही है, लेकिन ये सरकार बदला किसका ले रही है? जनता का। जनता के साथ जो धोखा किया गया, ये देश के साथ जो धोखा किया गया, देशद्रोहियों ने देश को लूट लूट कर कंगाल और खोखला कर दिया पिछले 70 सालों में, बदला सरकार इसका ले रही है। पीएम मोदी उन सब गुनाहों का बदला ले रहे हैं जो जनता के साथ, देश के साथ इन गद्दारों ने किया है और इसलिए इन मामलों में सन्नाटा पसरा होना लाजमी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं लोगों का बढ़ाया हुआ वो लोग है। किसी का नाम ये लोग लेगा तो वो सीधे कांग्रेस के कनेक्शन में फंस जाएगा। इसलिए अभी जो मामला चल रहा है बड़ा है, इसमें अरबों अरब रुपया भारत आने वाले हैं, जब्त होने वाले हैं और कई लोगों की मुसीबतें बढ़ने वाली है। इस लिस्ट में 482 लोगों का नाम है। कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं, बिजनेसमैन भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और सेलिब्रिटी भी हैं। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।